हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज से टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रखी चैनल पे। जिन्होंने अभी तक ना देखा वो हमारे चैनल पे विजिट करके पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट प्राइमरी मैथ के नाम से, उसमें सारी क्लासेस आपको दिखेंगी। वहाँ से जाके पिछली सारी क्लासेस को देख लीजिए। इस क्लास में दोस्तों हम महत्वपूर्ण रूप से 2 चीज़ों को देख रहे हैं। एक, हर क्वेश्चन पे एक बेस्ट अप्रोच आपको सिखा रहे हैं ताकि एग्जाम में कम से कम समय में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। दूसरा, जिन बच्चों का मैथ कमजोर है उन बच्चों के लिए सारी चीज़ें हम बेसिक से बताते रहते हैं, क्योंकि हमारा इस बार उद्देश्य है कि 75 दिन में आपको 75 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा के हम भेजें और उन 75 टेस्ट सीरीज में ऑफिशियल प्रश्न पत्र से सारी चीज़ें आपको बता दी जाए। छोटी सी छोटी चीज़ें, जिन बच्चों को मैथ में कुछ नहीं आता वो भी इस बार 30 में 30 अटेम्प्ट करें और 30 उनके सही रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी तक 6 क्लासेस हो चुकी है, आप लोगों ने उसे खूब सारा प्यार और सपोर्ट दिया। आज क्लास नंबर 7 है। चलते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 32 केलों का समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह जाएंगे। दोस्तों, इसी तरीके से आपको प्रश्न पत्र वहां मिलेगा। ये हूबहू ऑफिशियल प्रश्न पत्र, ऐसे आपको वहां प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा और यह ऑफिशियल प्रश्न पत्र है, तो क्वेश्चन का लेवल सेम यही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा है 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटना है, मतलब सभी बंदरों को एक समान संख्या में देना है, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। तो बांटे के कितने केले शेष रहेंगे, तो आप कहोगे सर 32 केले हैं, 6 बंदर हैं, तो 6 पंचे 30 केले, 5-5 अगर हम सबको केले दे देंगे तो 2 केले हमारे शेष बच जाएंगे। और यही वो हमसे एग्जाम में पूछ रहा है कि शेष कितने केले बच जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 32 है तो आपको इसको 6 से भाग दिलाना है, 6 पंचे 30, 30 का कैंसिल हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, यही आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है तो प्राप्त योगफल होगा। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या, मान लो आपने एक 2 अंकों की संख्या ले ली 23, ठीक है। फिर इसने आगे कहा किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त, तो इसको अगर हम पलटेंगे तो इकाई वाला अंक दहाई पे ले आए और दहाई वाला अंक इकाई पे ले जाए तो 32, ठीक है, 32 हो गया। पलटने से प्राप्त होती है तो प्राप्त योगफल, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए 55। तो ये कह रहा है 23, 32, 55, तो ये सदैव किससे विभाज्य होगी। अब देखिए, सीटेट में इस तरीके से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, उसने पूछा है कि संख्या में जोड़ा जाए, संख्या पलट के। एक कह सकता है आपसे कि संख्या को घटाया जाए, संख्या को घटाया जाए। बस 2 ही टाइप के सवाल एग्जाम में वो पूछता है आपके सीटेट में, और ये दोनों क्वेश्चन सबसे आसान है। आप एक चीज़ याद कर लें कि जब भी 2 अंकों की संख्या को उसी संख्या को पलट के उसमें जोड़ दिया जाए तो वो सदैव 11 से विभाजित होती है, और अगर घटा दिया जाए तो सदैव 9 से विभाजित होती। अब ये कैसे, मैं इसको भी आपको अभी बताऊंगा, बेसिक चीज़ें, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ नहीं सॉल्व करना। अगर 2 अंकों की कोई संख्या मिल जाए और वो ये बताए कि संख्या को पलट के उसी में जोड़ा जा रहा है, तो आप ये मान लेना कि वो सदैव 11 से विभाजित होगी, और अगर घटाया जा रहा है तो 9 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ 55 है, 11 से विभाजित हो रहा है, 11 25 55। आप 2 अंकों की कोई संख्या ले ले, मान लो हमने 45 ले लिया, इसको पलट के आप 54 करोगे, 54 और 45 99, ये भी 11 से विभाजित है। आप कोई भी संख्या लोगे वो विभाजित होगा। इसी तरीके से घटाने पे 9 से विभाजित होगा। जैसे देखिए, आपने मान लो मैंने ले लिया 32, अब 32 को मैंने पलट दिया तो 23 हो गया। अब आप कहोगे सर इसको घटाएंगे तो 9 बचेगा, देखो ये 9 से विभाजित है। इसी तरीके से हमने पहले कौन सी संख्या ली थी, मान लो हम ले लेते हैं 42, इसको पलट देते हैं तो कितना बचा, कहोगे सर 24 बचा। 24 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 18, ये भी 9 से विभाजित है। तो कोई भी 2 अंक की संख्या जब हम पलट के उससे घटा देंगे तो वो सदैव 9 से विभाजित होगा, जोड़ देंगे तो सदैव 11 से विभाजित होगा। यहाँ उसने कहा था इसको जोड़ा जाता है तो आंसर डी होगा। अब मैं इसका बेसिक आपको बताऊं कि ये कैसे 11 और 9 आता है। मान लीजिए कोई 2 अंक की संख्या एक्स वाई है, एक्स वाई ऐसे संख्या होती है, जैसे 32 है तो ऐसे एक्स की मैंने 3 ले लिया, वाई 2 है, तो मान लिया एक्स वाई है। अब जैसे इसको अगर मैं संख्या में लिखना हो तो इसको हम ऐसे तो लिखेंगे 10x + y,
अब ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझो। जैसे 32 है, इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो 3 जो है वो दहाई के स्थान पे आप कहोगे सर 3 गुणे 10, इकाई के स्थान पे 2, तो ये 3 धामा 30 और 2 32 हुआ नहीं हुआ। तो हम किसी संख्या को अगर तोड़ के लिखेंगे तो दहाई में 10 से गुणा, इकाई में 1 से गुणा, तो यहाँ वही चीज़ें मैंने की एक्स वाई को 10x प्लस वाई कर दिया। अब जब वो एक बार पलटेगा संख्या तो yx हो जाएगा। अब ये संख्या क्या होगी, आप कहोगे सर 10y प्लस x होगा। और यही दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है। अब जोड़ दो तो आप कहोगे सर 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, तो 10x और x जोड़ के 11x हो गया, 10y और y जोड़ के 11y हो गया। तो 11 अगर हम कॉमन कर लें तो x प्लस वाई, देखो सदियों ये 11 का मल्टीपल रहेगा नहीं रहेगा, तो यही चीज़ें जोड़ने पर वो सदियों 11 से विभाजित होगा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था। इसी क्वेश्चन में अब घटा के भी देख लो आप एक बार, ये 10xy था, पलटोगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब एक बार घटा के देख लो, 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस प्लस का x, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, 10x प्लस वाई माइनस से गुणा 10y माइनस x हो जाएगा। अब 10x से x निकलेगा, आप कहोगे सर 9x, और माइनस 10y से y निकलेगा तो 9y। अब y जब 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस y। तो देखो ये सदियों 9 से विभाजित होगा, ये सदियों 9 से इसमें गुणा होगा 9 से, तो इसका मतलब ये सदियों 9 से विभाजित होगा। तो मैंने यही चीज़ें आपको सिखाई हैं कि अगर 2 अंकों की संख्या है उसे पलट के उसी में जोड़ा जाए तो 11 से विभाजित होगा, और उसमें घटा दिया जाए तो 9 से विभाजित होगा। इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिए। ये तो मैंने बेसिक समझाया है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही आप तुरंत आंसर कर देना। बस यहाँ जोड़ा जाता है तो 11 से, घटाया जाता है तो 9 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियाँ बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। इसमें कहा कि अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियाँ बनाई, उसने एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई, लेकिन उसने ये बताया कि 50 से कम है, यानी 50 नहीं है ना 50 से ज़्यादा है, 50 से कम है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। कोई जलेबी यानी अगर प्रति व्यक्ति को 2-2 दिया जाए किसी, या 3-3 दिया जाए, या 7-7 दिया जाए, तो ये जलेबियाँ शेष नहीं बचेंगी, पूर्णतः वितरित हो जाएंगी। फिर आगे अगर अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, न्यूनतम कितनी जलेबियाँ से, तो पहले हम जलेबियों की संख्या निकालने के लिए 2, 3 एवं 7 उसने दे दिया है कि जब 2, 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाता है तो बराबर वितरित हो जाता है। जैसे 2 व्यक्ति को दे दें तो बराबर भी हो जाएगा, 3 व्यक्ति को देंगे तो बराबर हो जाएगा 7 को। तो हम 2, 3, 7 का एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में सिखाया कि एलसीएम से क्या निकलता है, इन तीनों संख्याओं का एक सबसे छोटी न्यूनतम संख्या निकलेगी जो इन तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वही हमारी जलेबियों की संख्या होगी, क्योंकि इसमें शेष बचता नहीं। तो जब पूर्णतः विभाजित होगी तो वही उसी संख्या उतनी ही जलेबी होगी, तभी वो बराबर वितरित होगी। अब देखिए इसका आप कहोगे सर इसमें कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा है, एक बार 2 निकाल लेंगे, 1, 3, 7 हो गया, एक बार 3 निकाल लेंगे, 1, 1, 7 हो गया, फिर 7 निकाल लेंगे, 1, 1, 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आप कहोगे सर 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21 दूना 42 जलेबी है, यही जलेबी की संख्या आ गई, 50 से कम है। अब जिन्होंने कोई एलसीएम ना समझ में आया हो, पिछली जो 6 क्लासेस है उसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ को इतना डिटेल से समझाया है, सारी चीज़ें मैंने बताई, एलसीएम क्या होता है, कैसे निकाली जाती है। तो आप पिछली क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि जो चीज़ें मैं एक बार बता के आ चुका हूँ वो अगर बार बार बताऊँगा तो आप लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ सारी क्लासेस को देखिए। जो हमारा 75 टेस्ट सीरीज का टारगेट है, इसमें इतनी चीज़ें मुझे आपको बतानी, जो जो नहीं आएंगी वो चीज़ें बताता रहूँगा, जो पिछली चीज़ें रहेंगी उस चीज़ को मैं थोड़ा कम, जैसे यहाँ एलसीएम मैंने बता दिया, तो एलसीएम को मैंने पीछे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जिन्होंने क्लास देखा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने ना देखा वो एक बार जाके देख लें कि एलसीएम निकालने से क्या मिलता है हमको। तो ये हो गया 42। अब हमको जलेबी की संख्या तो आ गई, अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है। तो सर ये तो पहले वाले जैसे क्वेश्चन हो गया, जैसे वहाँ हमने 42 को, वहाँ था पहले क्वेश्चन में दिया गया था हमको ये 32 को 6 बंदरों में बांटना था, यहाँ उसने कह दिया 42 को कितने में बांटना है। आप कहोगे सर 42 को 5 रूप में बांटना है, तो 5 40 हो गया, 2 शेष बच गया। यही वो हमसे पूछ रहा है कि शेष कितने बचेंगे, तो 2 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पर गईं। कुछ लोग दोस्त
कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, रुकते नहीं, तो हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन के बाद अगर हम 10 सेकंड 20 सेकंड रुकेंगे तो एग्जाम में मात्र आपको 1.5 से 2 महीने बचे हैं, तो क्या ही फायदा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन पे आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कहने को कहता हूँ। एक बार मैंने पहले कह दिया, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, दिल से अच्छी लगी, तो आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो कमेंट कर दें। इसीलिए मैं बार बार आपसे लाइक शेयर कमेंट करने कहता हूँ, ना ही क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रुकता हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें समझाता रहता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ तो तुरंत कर देता हूँ, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। अगर हम एक टेस्ट सीरीज 35 से 40 मिनट के अंदर करेंगे, जो टाइम बचेगा आपको अगर नहीं समझ में, आप दोबारा क्लास को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसीलिए टाइम ना वेस्ट करने के चक्कर में मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट क्लास से थोड़ा स्लो कर दूंगा, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तीन बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पर गई। 3 बहनें हैं, अन्ना, लाया और सना। उनकी माँ ने उन्हें 100 के 3 नोट, तो आप समझ गए कि 100 के 3 नोट तो सर 300 ये हो गए, और 50 का 1 नोट, यानी टोटल 350 रुपये की बात ये कर रहा है। 350 रुपये दिए। उन्होंने 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदे। तो 20 रुपये के हिसाब से जब 4 बोतल जूस खरीदेंगे तो 80 रुपये तो जूस खरीद लिया उन्होंने। फिर उन्होंने शेष धनराशि को, तो शेष कितना बचा आपको हो गया सर 350 से 80 को माइनस कर ले, 0 हो गया। एक इधर से हासिल ली, 15 से 8 गया 7 और 2 बचा, 270 रुपये बच्चे को आपस में बांट लिया। सना का भाग कितना हो, तो 270 को कितने लोगों में बांटना है, उसने कहा आपस में तो 3 ही लोग भाई गए हैं, तो 3 ही लोग में बटेगा। तो 270 को अगर हम 3 से भाग दिलाएंगे तो 9 त्रिक 70, 90 रुपया सब लोग पाएंगे। उसने यही पूछा था कि सना का भाग, तो 90 रुपया। अब चाहे वो सना का पूछता, चाहे अन्ना का पूछता, चाहे लाया का पूछता, तीनों लोग को 90 रुपये ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है। प्रतिच्छेदी वृत्त का मतलब होता है कुछ चीजें उसमें कॉमन हो, जैसे इसको प्रतिच्छेदी वृत्त कहेंगे, और ये वाला भाग जो है ये दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, इसी को प्रतिच्छेदी वृत्त कह रहे हैं। यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। उसने कहा नैना और राजुल ने को से इस प्रकार लिखने के लिए कहता है। राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड, मान लो इसमें आपको 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, जैसे 80 का एक गुणनखंड 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, इस तरीके से जितने गुणनखंड है 80 के सारे इस वृत्त में लिखने हैं। फिर उसके बाद कह रहा है नैना को दूसरे वृत्त में 110 के गुणनखंड लिखने हैं। इस वृत्त में मान लो 110 के गुणनखंड नैना को लिखने हैं। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन, इन वृत्तों में उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्यों, तो इसमें जो इसमें भी फैक्टर होगा कॉमन, जो इसमें भी होगा उसको बीच में लिखा जाएगा, उसको बीच में लिखा जाएगा, दोनों वृत्त के बीच में लिखा जाएगा। समझिए, जैसे ये है ये, अब इसमें 80 के फैक्टर, इसमें 110, तो जो संख्या जैसे 1 से ये भी विभाज्य हो रहा है, 1 से ये, 2 से ये भी विभाज्य हो रहा है, 2 से ये, 4 से ये नहीं हो रहा है विभाज्य, लेकिन 5 से दोनों हो रहे हैं विभाज्य। उसके बाद कौन सी संख्या से हो रहे हैं, आप कहोगे सर 8 से ये होगा लेकिन ये नहीं होगा, फिर 10 से विभाजित होगा, ये भी, इसके बाद और किसी संख्या से, तो इसके बाद में दोनों और किसी संख्या से नहीं विभाजित है। तो इसने यही पूछा था उभयनिष्ठ वाले में, उभयनिष्ठ में, यहाँ देखिए क्वेश्चन, उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या, आप कहोगे सर उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या 10 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जबकि इस क्वेश्चन में आपको वृत्त भी नहीं बनाना है, ये मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए बना दिया। वहां ऐसे क्वेश्चन दिखे तो 80 और 110 के आपको गुणनखंड उभयनिष्ठ वाले लिखने हैं। तो आप कहोगे 1 से ये भी कॉमन कटेगा, ये भी कटेगा, 2 से दोनों कटेंगे, 4 से कटेंगे, नहीं 4 से नहीं कटेंगे, 5 से दोनों कटेंगे और 10 से कटेंगे। तो अब यही उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, इसमें सबसे बड़ी पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी आप क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या 2,76,578 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। अब इस चीज़ को मैंने पिछली क्लासेस में स्थानीय मान को बहुत डिटेल्ड में समझाया है, सारी चीज़ें कि स्थानीय मान होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए 7 के स्थानीय मान, तो दूसरे पहले ऐसे ही नहीं, यहाँ पे 7 है तो ये इकाई दहाई के स्थान पे 7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 10 से गुणा करके 70 हो जाएगी। फिर दूसरा 7 जो है, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 पे तो 7 गुणे 10,000 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया
गया 70,000। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो 70,000 से माइनस कर दीजिए 70, 0, 10 से 7 गए 3, 9 ऐसे ले लीजिए, 9 ऐसे लीजिए, 6 ऐसे ले लीजिए। अब ये हमको मिल गया 69,930, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ योग पूछ लेता तो इसको हम प्लस कर देते। पिछली क्लासेस में मैंने स्थानीय मान को बड़े डिटेल में समझाया, अगर आप वहाँ देखे होंगे तो समझ में आई होगी। यहाँ भी मैंने बता दिया कि स्थानीय मान होता क्या है। जैसे ये दहाई के स्थान पे तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, इस 7 की वैल्यू हो गई 70, इस 7 का वैल्यू हो गया 70,000। यही स्थानीय मान है, जहाँ पे हो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन सीटेड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये प्राइमरी के लगभग जितने सेट हमने किए हैं सारे, किसी में वर्गाकार प्रिज्म का आधार उसने पूछा, किसी में पिरामिड पूछा, किसी में प्रिज्म पूछा, और इससे पहले मैंने कल जूनियर का पेपर मैं सॉल्व करा रहा था टेस्ट सीरीज, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रहा है और मैंने बाई फिगर सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आप अगर सारी क्लासेस देखते हैं तो सारी चीज़ें मैंने बाकायदा फिगर दिखा के बच्चों को समझाया है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग का थोड़ा सा मैथ वीक है तो आप जूनियर की क्लास हमारे चैनल पे चलती, वहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। मैं एक बार उस प्लेलिस्ट को आपको दिखा दूँ। देखो जब आप हमारे चैनल पे विजिट करोगे तो इस तरीके से जब हमारे चैनल पे जाओगे टॉपर्स टाइम पे, तो आप पहले होम पे जाओगे तो यहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ आपको सीटेट मैथ पेपर 2 और सीटेट मैथ पेपर 1, देखिए यहाँ 6 क्लासेस हो चुकी हैं, ये सारी क्लासेस देख लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो भाई, और मैथ कमजोर है तो मैं कहूँगा एक बार आप सीटेट मैथ पेपर 2 वाली भी क्लासेस देखिए। 30-30, 35 मिनट की इतने अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा लेवल इसमें ज़्यादा है और डिटेल से मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता तो भी ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। और कल इसी में प्रिज्म वाला क्वेश्चन आया था, मैंने इतने अच्छे समझाया था, तो इसीलिए भाई आप पहले तो प्राइमरी का देखिए, टाइम बचे तो आप ये वाली क्लास भी देखिए। मैथ में आप सबसे अच्छा स्कोर करके आओगे, मात्र 35 चाहे, और वो भी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से हम करा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में एक बार हम फिर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम थे। किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या। देखो ये 3D चीज़ है, इसको मैं आपको फिगर से एक बार दिखा के समझाऊंगा ताकि आपके जो चीज़ें मैं यहाँ बता दूँ वो चीज़ें हमेशा के लिए समझ में आ जाए। देखिए यही जो है त्रिभुजीय आधार का प्रिज्म है, इसमें उसने हमसे फलक पूछा है कि फलक क्या। तो फलक क्या होता है, जैसे इसके नीचे है एक ये फलक हो गया, एक ये इसके नीचे जो है जो वेस है, एक फलक ये होगा, आप कहोगे सर एक ये वाला जो फलक दिख रहा है, एक ये फलक हो गया 2 नंबर का, एक ये आगे फलक दिख रहा है 3, इसी के जस्ट अपोजिट एक फलक होगा 4, और एक इस साइड में होगा जैसे इसके अपोजिट तो 5। तो इसमें कितने फलक हैं, आप कहोगे सर इसमें तो 5 फलक हैं। तो क्वेश्चन में उसने हमसे यही पूछा था कि प्रिज्मिक फलकों की संख्या, तो आप बता दोगे 5। यहाँ देखो लिखा है फेसेस 5। अब उसके बाद में देखो इसमें 3 चीजें पूछ रहा है और कई तरीके से फिगर में पूछा। हर टेस्ट सीरीज में कुछ ना कुछ नया आया है। अगर मैंने सारी चीज़ों में आपको बाकायदा फिगर दिखा के और समझाने की कोशिश किया, सीधा मैंने आंसर नहीं बता दिया कि आप इसको याद कर लीजिए फलक 5 है। अगर मैं याद करा दूंगा आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रिज्म को आप दिमाग में बैठा लेंगे कि त्रिभुजीय आधार का प्रिज्म होता किस तरीके, एक नीचे बेस होता है, फिर उसके बाद एक साइड ये हो गया, इसके अपोजिट एक हो गया, एक ये हो गया, इसके अपोजिट तो 2 2 4 1 5 हो गया। अब इसमें 2 चीज़ें और पूछता है, एक फलक हो गया, एक शीर्ष पूछ सकता है, वो आपसे एक शीर्ष पूछ सकता है, एक किनारा पूछ सकता है, एक किनारा पूछ सकता है। तो देखो शीर्ष जो है इस पॉइंट को कहते हैं, 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 एक ये एक जस्ट इसके अपोजिट कहीं पीछे होगा। तो शीर्ष कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो शीर्ष की संख्या आप यहाँ 6 लिख लीजिए। यहाँ देखो लिखा है वर्टेक्स 6 हो गया है और फेसेस 5। उसके बाद किनारा, तो किनारा कौन सी चीजें होती वो देख लो। जैसे एक भाई ये वाला है, एक किनारा ये हो गया, एक ये है, एक किनारा ये हो गया 2, एक ये है, एक ये है, उसके बाद एक किनारा ये, इसी तरीके से एक किनारा इधर होगा, एक इधर होगा। तो इसमें 9 किनारे होते हैं, ये भी याद कर लो। किनारा 9 हो गया, शीर्ष 6 हो गए, फलक की संख्या 5 हो गई। तो ये सारी चीजें आप याद कर लो और फिगर देख के एक बार खुद सोचो कि क्या चीज इसमें पूछ रहा है और क्या हम बता रहे हैं। वो चीजें अगर आप फिगर से करोगे तो मेरे हिसाब से हमेशा के लिए वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। वरना याद करने तो आप याद कर सकते हो 6 9 11 जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप याद भी कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किन आकृतियों के युग में सममिति रेखाओं की संख्या समान होती है। अब देखिए ये सममिति रेखा, ये भी कल वाले टेस्ट सीरीज में जूनियर में आया था और उससे पहले शायद 2 नंबर या 3 नंबर टेस्ट सीरीज में प्राइमरी वाले क्वेश्चन में आया था घूर्णन सममिति और सममिति रेखा। मैंने बहुत डिटेल में बताई थी कि सममिति रेखा होता क्या है। जब भाई किसी आकृति में एक कोई सीधी रेखा खींची जाए और उसको उसी के ऊपर मोड़ दी जाए, दोनों रेखा दोनों आकृतियां समान हो जाए। जैसे मान लो ये एक वर्ग है, ऐसे कागज का टुकड़ा, यहाँ से आप इसको मोड़ दो तो ये ऐसे फोल्ड होने के बाद बराबर हो जाएगा, इसी को सममिति रेखा कहते हैं। तो वर्ग में एक ऐसे सममिति रेखा कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं, 2 एक इस टाइप में कर सकते हैं, 3 एक इस टाइप में कर सकते हैं, 4। तो वर्ग में 4 सममिति रेखाएं होती। मैंने सारी आकृतियों को दिखा के बना के पिछली क्लासेस में समझा दिया, घूर्णन सममिति और सममिति रेखा। तो वहां से आप देख सकते हैं, मैंने वहां बताया था कि समचतुर्भुज में 2 सममिति रेखाएं होती है, समांतर चतुर्भुज में 0 होती है, एक भी नहीं होता। पतंग में 1 समांतर रेखा होती है, समांतर चतुर्भुज में 0 होता है। उसके बाद वर्ग में मैंने 4 बता रखा है, आयत में मैंने 2 बता रखा है, आयत में मैंने 2 बता रखा है, समचतुर्भुज में मैंने 2 बता रखा है। इसने पूछा है कौन से युग में सममिति रेखाएं समान है। आप कहोगे सर इसी में समान है, आयत और समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब पिछली क्लासेस जिन्होंने कर रखा है सीटेट का क्वेश्चन देखो, सारी चीजें वो रिलेटेड पूछे। वहां उसने शायद कोई आकृति बताई थी कि वर्ग या आयत कि इसमें कितनी सममिति रेखा होती है। मैंने उसी टाइम सारी फिगर दिखा के और सब में सममिति रेखाएं बना के आपको डिटेल में समझा दिया था कि भाई अब सममिति रेखाओं से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। फिर जब कल मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा था तो वहां जूनियर के पेपर में भी सीटेट ने पूछ रखा था, तो मैंने उन बच्चों को भी बताया कि आप प्राइमरी वाली क्लासेस देखिए, जूनियर वाले भी प्राइमरी की क्लास देख रहे हैं और आप भी जूनियर की क्लास देखें, तभी आपका सारी चीजें। और जो मैं इतनी डिटेल से जैसे सममिति रेखा आई तो एक बार मैं इतनी डिटेल से उस चीज को डिस्कस कर लेता हूं कि अब जब भी सममिति रेखाएं आएंगी आप कभी भूल ही नहीं सकते। भाई मेरा वैसे ही दावा नहीं है कि 75 टेस्ट सीरीज में मैं 75 दिन में आपको 30 में 30 करने की एक ऐसी टेक्निक दूंगा जो एग्जाम में आप मात्र 20 से 25 मिनट में मैथ करके चले आओगे, क्योंकि मैथ लगाना बहुत मुश्किल नहीं। आप अगर 30 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, आगे कोई ना कोई आपका सेक्शन छूट जाएगा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। तो मैथ तभी अच्छा होगा जब आप मात्र 20 से 25 से 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें, जो 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी घड़ी में 7 बजने पर उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के 2 कोणों की माप होगी। इसका आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, +-1/2 60h - 11m। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। h जो टाइम में घंटे की, जैसे यहाँ 7 बजाया जा रहा है, मिनट अगर यहाँ कह देते 7:15, तो ये कोण निकालने का एक सबसे आसान फार्मूला है। अब आप कहोगे सर 1/2 ऐसे लिख लें, 60 गुणे h की वैल्यू 7 और मिनट दिया नहीं है तो मिनट 0 जब लेंगे तो 11 गुणे 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 1/2 6 42 420 और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 गुणे 420, 2 से काट देंगे, 210 डिग्री आ गई एक कोण हमको। अब एक कोण जैसे 210 डिग्री आ गई तो दूसरी कोण भी हम निकाल सकते हैं, 300 - 210 बचे कितने 150, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 150, एक हो जाएगा 210। ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहोगे सर 2 कोण कैसे, तो भाई एक चीज़ आप ध्यान दो, जैसे ये घड़ी है, अब मान लो 7 कहीं यहीं होगा तभी बजेगा 7। अब ऐसे जब बज रहा है तो एक कोण तो ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो वही बड़ा वाला कोण ये 210 डिग्री का है, ये 150 डिग्री का है। अब वो अंत्य कोण पूछे तो 150 बता देते, इसके बाह्य कोण पूछते 210, लेकिन उसने यहाँ पूछा था सुइयों की भी 2 कोणों की माप होती है, तो उसने पूछा था पूरा ऑप्शन में उसने युग में दे रखे थे तो दोनों युग बता देने। वैसे आप मात्र एक निकालिए, जैसे यहाँ आपने 210 निकाला, अब किसी ऑप्शन में और 210 नहीं है तो घटाने की जरूरत नहीं, आप टिक करके आगे बढ़ जाइए, वही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या। अब वर्गाकार आयत पिछले टेस्ट सीरीज में जब आया है तो इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, इसीलिए कह रहा हूँ पिछली क्लासेस को जरूर देख लीजिए एक बार जाके, कितनी न्यूनतम संख्या को आवश्यकता होगी, यानी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी, जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत है। अब आयत को भी मैंने डिस्कस कर रखा है, आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है, ये 4 ये 4 ये 6 तो ये 6। आयत का फार्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई और इसके
परिमाप भी मैंने बता रखी, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर उसके बाद एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा है, तो इसी के साथ में 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग भी इसी में ऐड है, ये 3, तो इसका क्षेत्रफल होगा, आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई 6 गुणे 4 प्लस इसका होगा भुजा स्क्वायर, तो 3 गुणे 3, तो 24 और 9 33, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और जो 1 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टिकट लगाने हैं तो 33 को जब भाग देंगे 1 से तो 33 टिकटों की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, एग्जाम में ऐसे नहीं आपको सॉल्व करनी। आपने यहाँ देखा कि आयत है 4 गुणे 6, तो सीधा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 छंग 24, फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर का वर्ग है तो इसका स्क्वायर कर दो, 24 9 33, और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है वर्गाकार टिकट लगाना, तो 1 से भाग दिला के 33 आप सीधा बता दोगे। मात्र 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से भार को 100 ग्राम 200 ग्राम और 500 ग्राम के बांटों से मापा नहीं जा सकता है। देखिए आपके पास मान लीजिए एक 500 ग्राम का बाट है, एक 200 ग्राम का बाट है, एक 100 ग्राम का बाट है, आपको कोई चीज़ मापना है। अब मान लो 300 ग्राम की चीज़ मापनी है तो आप कहोगे सर 500 ग्राम वाला बाट हम इधर रख देंगे और 200 ग्राम वाला बाट हम जिधर वस्तु रखेंगे उधर रख देंगे। तो ये जैसे वस्तु इस पर मैंने रखी, इस पर मैंने बाट रखा, तो इसी में मैंने 200 ग्राम वाला अगर बाट रख दिया, आपने देखा होगा दुकानदार के यहाँ जैसे आप 300 ग्राम कोई सामान ले तो 500 ग्राम का बाट इधर प्लस आपकी वस्तु के साथ 200 ग्राम का उसने बाट रख दिया, तो ये 500 से 200 ग्राम माइनस 300 ग्राम आप तौल सकते हैं। तो ये तो आप तौल सकते हो। इसी तरीके 400 ग्राम में 500 ग्राम इधर रख दो भाई, इधर 100 ग्राम का बाट रख दो वस्तु के साथ में, तो 400 ग्राम हो जाएगा आपका, 500 माइनस 400 हो जाएगा। फिर कह रहा 700 ग्राम, तो कहोगे सर 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम दोनों बाट एक साथ रख देंगे, ये भी हम तौल लेंगे, उधर वस्तु रख देंगे। लेकिन 750 ग्राम के लिए सर हम नहीं तौल सकते, क्योंकि इसके बाद 700 ग्राम के बाद मेरे पास एक बाट है 100 ग्राम का, तो वो रखेंगे तो 800 ग्राम हो जाएगा, तो यही नहीं तौला जा सकता। उसने हमसे यही पूछा था कि कौन सी वस्तु को तौला नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 6 गुना है, तो चौड़ाई मान ले अगर x है तो लंबाई कितनी है 6x है। उसने खेत की लंबाई दे रखी है हमको 120, तो 6x बराबर, आप कहोगे सर 120 दे रखा तो x बराबर 120 बटे 6, 6 दूनी 12, 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, और हमको ये चौड़ाई पता चल गई, x की चौड़ाई थी 20 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर। हमसे वो पूछ क्या रहा है, तो खेत का परिमाप। अब मैंने पिछले क्लास में भी और इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया कि परिमाप जो आयताकार का होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 लंबाई उसने 120 बताया है, चौड़ाई हमने 20 निकाल लिया है, तो 120 20 40, 2 गुणे 140, 280 सेंटीमीटर, यही उसका परिमाप हो जाएगा। यही उसने पूछा था, 2 मीटर में इसको दिया है, तो 280 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो एक चीज़ मैंने 6 टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई है और सारी टेस्ट सीरीज में मैंने बताया है कि सीटेट में बड़े क्वेश्चन देख के आप ना डरिए। जब से पेपर ऑफलाइन हो गया है थोड़ा सा वो क्वेश्चन बड़े पूछता है इस टाइप में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं भाई। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा सबसे आसान क्वेश्चन सीटेट में वही होते हैं, और 6 टेस्ट सीरीज में मैंने ये सारे जगह दिखाया है कि सबसे आसान क्वेश्चन पूरे टेस्ट पेपर में वही था। यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा 12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 12 क्वेश्चन में 13वां क्वेश्चन सबसे बड़ा है, लेकिन ये सबसे आसान होगा। घबराना नहीं, बस आपको एक धैर्यपूर्वक इसको पढ़ना है। किसी दुकानदार के द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाया गया, यानी 6 दिन में बेची गई संख्या दिखाई गई। किसी दिन 350 बेचे, किसी दिन 200, किसी दिन 300, किसी दिन 250, यहाँ दिन भी दिया है किस दिन में कितना बिका है। फिर क्वेश्चन में उसने पूछा उपयुक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का परिसर दोस्तों हिंदी में अगर आप ना जानते हो इसको इंग्लिश में जान लीजिए, रेंज कहते हैं। और रेंज किस चीज़ को कहते हैं, मान लो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके आपकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका रेंज कितना है 10 और 90 के बीच में आप घटा कहोगे 80 किलोमीटर
प्रति घंटा का मेरा एक रेंज है, मैं इतना बढ़ा सकता हूँ स्पीड को। यही तो आप बताओ, तो रेंज क्या होता है, दो संख्याओं के बीच जो बचता है उसी को रेंज कहते हैं। तो परिसर वही चीज हुआ। तो इसमें सबसे हाईएस्ट और सबसे न्यूनतम के बीच को ही रेंज कहते हैं। आप कहोगे सर सबसे हाईएस्ट तो 350 है, सबसे न्यूनतम 120 है, तो इसका परिसर निकालने के लिए 350 माइनस 120 कर देंगे, 230 आ जाएगा, और यही इसका रेंज या परिसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था या नहीं था? तो आप एक बार कमेंट करके लिखिए जरूर कि सर आज के बाद अगर सीटेट में बड़े क्वेश्चन आते तो हम डरेंगे नहीं, समझ जाएंगे कि सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत है। देखिए प्रथम 5 भाज्य संख्या। अब आप लोग से गलती क्या होती है, आप भाज्य में 2 को काउंट करने लगते हैं। भाई 2 को भाज्य में नहीं काउंट किया जाता ना एक, क्योंकि भाज्य की अगर आप परिभाषा आपने कहीं पढ़ रखी होगी तो लिखा जरूर मिला होगा कि भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो, देखो भाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो, उन संख्याओं को भाज्य कहते हैं। अब आप 2 बताओ, 2 स्वयं से विभाजित है, कहोगे सर बिल्कुल, और 1 से विभाजित है, तो इसको नहीं, इनके अलावा अगर किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो ही भाज्य कहेंगे। जैसे 4 हम ले लेते हैं, तो देखो 4 एक तो स्वयं से विभाजित हो रहा है, 1 से, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम 4 को लेते हैं, इसके बाद 6 को लेते हैं, इसके बाद कौन सी संख्या लेंगे? आप कहोगे सर 8 को लेंगे, फिर 9 को लेंगे, फिर 10 को लेंगे। यही प्रथम 5 भाज्य संख्या हो गई। पर पहले हमको 4 से लेना है, तो आप लोग कुछ बच्चे 2 को ले लेते हैं और यही गलती कर देते हैं। 2 भाई भाज्य नहीं है, क्योंकि स्वयं और 1 के अलावा अगर किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो ही भाज्य माना जाएगा। तो 2 जो है स्वयं से तो विभाजित हो रही है और 1 से, लेकिन किसी और संख्या से नहीं विभाजित हो रही है, तो परिभाषा के अनुसार 2 हम कभी नहीं लेंगे। तो भाज्य एक चीज याद कर लीजिए, एग्जाम में आप यही गलती करते हो और आसान क्वेश्चन गलत करके आते, इसमें 2 ले लेते हैं। अब प्रथम भाज्य उसने पूछा था 5, तो 4, 6, 8, 9, 10 ले लिया। उसने कहा इसका औसत, तो इसी को हम जोड़ लेंगे। 6, 4, 10, 8, 18, 9, 27 और 10, 37। इसका औसत पूछा है, तो कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दिला देंगे। 7 बचे 35, 2 बचे, दशमलव लगाए 20 हो गए, 4 पंचे 20, 7.4। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो, सीटेट में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। निम्न पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियां लिखी हैं। देखिए एक पैटर्न का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। 6 टेस्ट सीरीज में 6 प्रकार के हमने पैटर्न की, सारे अच्छे प्रकार के पैटर्न थे। इसमें भी आप देखिए कोई टफ नहीं होता, बस आपको एक ध्यान से इसका अवलोकन करना है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है 4, यहाँ दिख रहा है 8, यहाँ दिख रहा है 16। तो आप देखिए सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो सर 16 दूना 32 यहाँ होगा। अब देखिए इसमें किसमें 32? आप कहोगे सर 2 ऑप्शन में 32 है, एक सी वाले में, एक डी वाले में। भाई अगर एक जगह 32 होता तो हम ये वाली संख्या ना प्राप्त करते, सीधा टिक करके आगे चले जाते। तो ऑप्शन में इस चीज को आप देखना, बहुत जगह ऐसे आपको मिलेगा, एक ही ऑप्शन में होगा तो टिक कर देना। टाइम बचाने का सबसे स्मार्ट तरीका ये है। अब उसके बाद में हम ये वाली संख्या निकालेंगे, तो ये कैसे लिखा? आप कहोगे सर वी के बाद बी, W के बाद B, फिर U, फिर T। तो सर ये तो उल्टा घट रहा है एक, जैसे T देखो इधर से T U V W, तो ऐसे इस तरीके से अगर एक इससे माइनस किया इसने, B W से पहले V आता है, B से पहले कहोगे सर U आता है, U से पहले सर T आता है, तो T से पहले सर S आएगा। देखिए S T U V W, तो S हो गया। यहाँ हमने 32 निकाला था, तो S और 32 किस ऑप्शन में दिख रहा है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। अब दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक पेडागॉजी चलती है। पेडागॉजी एक बेस्ट तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ना हम एनसीएफ 2005 की जरूरत है हमको, ना एनईपी 2020 की जरूरत है, ना पेडागॉजी की कोई कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत है। इन सारे के अलावा मैं आपको एक ऐसा अप्रोच दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ना आप, फिर भी आप 15 के 15 क्वेश्चन सही करके आओगे। क्यों सही करके आओगे? क्योंकि पेडागॉजी जो शिक्षण शास्त्र है भाई, उसको आपने जी रखा है। 15 साल 18 क्लास इसी के तहत आपने पढ़ रखा है, सारी चीज़ें आपने देख रखी है, एनसीएफ 2005 के थ्रू ही आप पढ़ रखे। तो शिक्षण शास्त्र एक आर्ट है जिसको आप जी क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैंने इसकी टेस्ट सीरीज इसीलिए अलग क्लास में एक स्पेशल तरीके से कराई है, और उसमें सारी चीज़ें मैंने दिखाई है। आप जब हमारे प्लेलिस्ट में चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ एक आपको मिलेगा, यहां देखोगे जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक आपको दिखेगा,
ये सीटेट मैथ पेडागोजी के नाम से। इसमें जाओगे तो इसमें आपको सीटेट पेडागोजी की क्लास मिलेगी। इसी टेस्ट सीरीज के 16 से लेकर 30 तक मैंने वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ और एक ऐसे अप्रोच से सिखाता हूँ जिसमें ना आपको पेडागोजी पढ़ने की जरूरत, ना आपको एनसीएफ पढ़ने की जरूरत, ना एनईपी पढ़ने की जरूरत। बिना कुछ पढ़े 100% आप 15 के 15 क्वेश्चन सही करोगे। इस क्लास को जिन्होंने देखा, काफ़ी सारा प्यार और सपोर्ट किया, तो आप एक बार चैनल पे हमारे जरूर विजिट करें। टॉपर्स टाइम, नीचे टॉपर्स टाइम दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके चैनल पे जाए। यहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि जो भी क्लास आप अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन जाए। फिर आप होम पेज पे रहेंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, फिर आपको वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ पेडागोजी के नाम से, सीटेट मैथ पेपर 2 के नाम से और सीटेट मैथ पेपर 1 के नाम से। सारी क्लासेस यहाँ से जाके देख लीजिए। इसी के साथ में आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर मेरी मेहनत, मेरा अप्रोच आपको पसंद आ रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।